औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे बताइएगा आवाज, स्क्रीन और कैमरा क्लियर है? जी, वॉइस, स्क्रीन एंड कैमरे के बारे में जरा मुझे फीडबैक दीजिएगा। इज एवरीथिंग क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? जी, हाज़रीन महफिल में से बताइएगा प्लीज। ठीक है जी, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट एरिया ऑफ बिजनेस लॉ, हमारी फर्स्ट प्रॉपर ऑफिशियल क्लास। कल हम लोगों ने ओरिएंटेशन के ऊपर बात की थी, हम लोगों ने सब्जेक्ट को समझा था, इसकी प्लानिंग अप्रोच के ऊपर बात की थी, आइडियाज पिक किए थे, सिलेबस को देखा था, पास्ट पेपर्स के ऊपर बात की थी। आज हम लोग उसको ऑफिशियली फर्स्ट जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां से स्टार्ट करने लगे। मगर बिफोर स्टार्टिंग आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क फ्रॉम यू। मैं जरा जानना चाहता हूँ कि आपको कल की कितनी बातें याद है। तो एट ए वेरी स्टार्ट जरा मुझे बताइए, हमारी बुक में कितने चैप्टर्स शामिल हैं? आप लोग चैट के अंदर भी बता सकते हैं, और अच्छी बात है कि आप लोग अपना माइक ओपन करके वॉइस के ऊपर बताएं। तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 18 सर। 18 चैप्टर्स हो गए, वेरी गुड हो गया। अच्छा, आईकैप ने इन 18 चैप्टर्स को कितनी ग्रेड्स में क्लासिफाई किया? 4 ग्रेड। 4 grades. We have 4 grades: grade A, grade B, grade C and grade D. ठीक है, चलो ये मुझे बताइए 50% कौन सा एरिया कवर करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर 1872 चैप्टर 2 to 10। बेहतरीन हो गया। एक सवाल के अंदर मुझे 2 जवाब मिल गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, बेहतरीन हो गया। ऐसे ग्रेड बताइए जिसमें सिर्फ एक चैप्टर था। चैप्टर 1 सर 8% लीगल सिस्टम। बेहतरीन हो गया, चैप्टर नंबर 1 ग्रेड ए। और हमने कहा था आई क्या 5% से लेके 8% तक की टेस्टिंग वहां से करता है। बेहतरीन हो गया। ये बताइए कि बिजनेस लॉ के पेपर को याद कैसे किया जाए? हम लोगों ने कल क्या बात की थी, इसको कैसे याद करना चाहिए? याद करने का अच्छा तरीका क्या था? क्या लिख के याद करना चाहिए, क्या क्रैम करना चाहिए, किस तरह याद करें? सर आपने बताया था कि बुक से आपने नोट करना है रजिस्टर पे और अपनी हैंडराइटिंग से याद करना है। बेहतरीन हो गया। बुक से हम जितना पढ़ेंगे, आप लोग उसके बाद किताब खोलेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम लोगों ने कितना कवर कर लिया। जितना कवर किया होगा आपने उसको उठा के अपने एक रजिस्टर पे ले आना है और फिर वहां से आपने रिवाइज करना है। इसका फायदा क्या होगा? इसका इसका एडवांटेज क्या है? क्यों हम ऐसा करेंगे? क्योंकि सर जो हम लिख रहे होते हैं तब हमारा माइंड भी साथ काम कर रहा होता है और हमारा जितना भी दिमाग है वो हम रिकॉर्डिंग है लोग तो वो ज्यादा हैंड देर आई देर याद कोऑर्डिनेशन, रहता है। एग्जैक्टली हैंड आई कोऑर्डिनेशन, माइंड की कोऑर्डिनेशन विद द हैंड, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल की जनरेशन के अंदर ना एक बड़ा कॉमन सा इशू आ रहा है, दैट इज के वो फोकस ज्यादा देर तक रह नहीं पाता उनका। आप उनको कोई भी चीज देना काम करने के लिए, उनका अटेंशन टाइम, अटेंशन स्पैन बहुत ही कम रह गया हुआ है। तो इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपके दो सेंसेस को एक टाइम पे काम पे लगाना है, माइंड और हैंड। उस टाइम पे क्या होगा, जो लिखा होगा आप उसको देख के लिख रहे होंगे तो आई, माइंड और हैंड, तीन अजू जो है वो आपस में वर्क कर रहे होंगे और आपस में सपोर्ट कर रहे होंगे, और उस टाइम पे फिर आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बेहतरीन हो गया। इस पेपर को अगर हम लोगों ने पास करना है तो हमें क्या इसके सारे सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए? क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, जरा बताएंगे? सर सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, जितने भी बेहतरीन, चैप्टर्स हैं सबको पढ़ना है। ठीक और है। अंडरस्टैंडिंग के बाद रिटेंशन जरूरी होती है, और उसके लिए हमें मैप और फ्लो चार्ट बनानी चाहिए हर चैप्टर एंड पर। और एक्सेलेंट, खुद के नोट्स बनाने चाहिए, पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना है।
बेहतरीन हो गया। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी प्यारी बातें हम लोगों ने की। आई एम मच हैप्पी कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर आता है। मतलब हम लोग यही किया करेंगे कि हर लेक्चर के स्टार्ट में पिछले टॉपिक्स को एक दफा रिवाइज करेंगे, एक दफा उनका रिकैप लिया करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पिछला आता है और अब हम लोगों ने आगे की तरफ अपना सफर तैयार करना है। तो आज से आपके व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं शाम में ओपन कर दूंगा, वो ऑपरेशनल रहेंगे। कोई भी सवाल हो, शाम में आप लोग पढ़ रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जहां कहीं भी आप लोगों को कोई मसला नजर आए, आप वहां पे आके क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको उसका आंसर वहीं पे मिल जाएगा। इवन कल की क्लास यानी कि जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास से पहले भी जिस तरह भी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां से भी आप अपने क्वेश्चंस को लेकर आएंगे और पूछेंगे, एंड आई विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। जब तक आपका कोई सवाल रह नहीं जाएगा, सब सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे, आप लोग फुली कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, हम आगे नहीं करेंगे। तो डेली का काम डेली करना है, कोई काम छोड़ना नहीं है, और नियत के साथ आना है कि हम लोगों ने पढ़ना है और पेपर पास करना है। डन? डन? ओके, स्टार्ट करें, कहानी को आगे लेके चलें। तैयार है? चैप्टर नंबर 2 में डाइव इन कर दें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करें जी। चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा, तैयार है? आर यू गाइस रेडी? डन, लेट्स स्टार्ट। सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 कितने साल हो गए हैं इसको बने हुए? आज क्या है? आज हम खड़े हैं 2023, 24 लगा लेते हैं। तो 2024 में हम लोग खड़े हैं, 1872 में ये बना था। कितना स्पैन इसको क्रिएट हुए हो चुका है? जरा वर्कआउट तो करें। 150 years तक। मोर देन 150 ईयर्स, मोर देन 150 ईयर्स। और मजे की बात है कि ये कानून कब बना था? जब पाकिस्तान भी मार्ज़ वजूद में नहीं आया था। पाकिस्तान कब बना? 1947 में। और ये कब आया? 1872। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। ऐसा ही है। असल में ये कानून क्यों आया? ये कानून इसलिए आया ताकि बरसगीर पाको हिंद में लोग जो आपस में ट्रांजैक्शंस करते थे, जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, उसको रेगुलेट किया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली आपको सारी वो बातें बताएगा जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हर छोटा छोटा पॉइंट हमें एक नई राह दिखाएगा, एक नया कॉन्सेप्ट दिखाएगा। तो आपने बहुत तसल्ली के साथ आराम आराम से सुकून सुकून से पढ़ना है, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ओवरलैप होता हुआ नजर ना आए। जितना करवा रहा हूँ, जैसे करवा रहा हूँ, आपने उसी तरीके से उसको तैयार करते चले जाना है। और जब आप लोग इसके सवालों पे जाएंगे मेरे साथ, देन यू विल फील द डिफरेंस कि हाँ, ये चीज बिल्कुल हमें पिक्चर परफेक्ट तैयार हो गई है। तो सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम लोग 3 मेजर एरियाज के ऊपर बात करेंगे कि ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, और ये दोनों चीजें रिवोक कैसे कैसे की जा सकती हैं। वर्ड रिवोक कहते हैं एंड कर देना, खत्म कर देना, एंड कर देना, खत्म कर देना। इट इज कॉल्ड रिवोक। तो ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, और ये दोनों को खत्म कैसे कैसे किया जा सकता है, ये इस चैप्टर में बात की। मगर ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन को पढ़ने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है अबाउट सम डिफरेंट वर्ड्स, जो कि आपको पता होनी चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। आई कैन सेफली से कि इस वीक के अंदर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, एंड दिस क्लास इज वन ऑफ दोज क्लास जिसमें आपने अपनी बेस बना लेनी है। तो सर, शुरू करते हैं। आपसे एक सवाल है, क्या एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? यस और नो? क्या No, एक बंदा अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। भाई मैं खुद को कहूं
कि उसामा मैं तुम्हें ये मोबाइल बेचूंगा, और मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हाँ मैं तुमसे ये मोबाइल 10,000 में खरीद लूंगा, और मैं अपने आप से कहूँ कि हाँ बिल्कुल 10,000 बड़ी अच्छी प्राइस है, ये लो मोबाइल, और मैं अपने आप को ही पेमेंट कर दूं। मैं एक जेब से मैं पैसे निकालूं और दूसरी जेब में मैं पैसे डाल दूं। तो व्हाट इज दिस? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अपने आप को मैं वो चीज बेच दूं? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में, कुछ भी आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, तो एक चीज हमें कंफर्म भी हो गई है कि देयर शुड बी हाउ मेनी पर्सन्स, कितने लोग होने चाहिए? बताइए। एटलीस्ट मोर देन वन। क्यों? क्योंकि आप अपने साथ तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई बंदा होगा, कोई दूसरी पार्टी होगी जिसके साथ आपने बढ़ चढ़ के मामला तय करने हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स। एक बात तो हमें पता चल गई कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स। यहाँ पे लिख लेते हैं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 पर्सन्स। अच्छा, अब 2 पर्सन्स है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ईमान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक लैपटॉप है और ईमान को लैपटॉप बहुत पसंद है। ईमान चाहती हैं कि वो लैपटॉप मेरे से आके परचेज करें। ईमान की ये ख्वाहिश है कि वो लैपटॉप मेरे से परचेज करें। अच्छा, ईमान की ख्वाहिश के ऊपर क्या मैं वो लैपटॉप ईमान को सेल कर दूंगा? सिर्फ ख्वाहिश करने से क्या मैं लीगली बाउंड हूं कि मैं वो लैपटॉप ईमान को बेच दूं? डेफिनेटली नॉट। सिर्फ ख्वाहिश करना इज नॉट इक्वल कि एक लीगल बाउंडिंग मेरे पे आ गई। मैं लीगली बाउंड नहीं हूं, सिर्फ उसने एक ख्वाहिश की है। तो ईमान मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि सर मुझे आपका लैपटॉप, ये जो लेनोवो का लैपटॉप आप इस वक्त यूज कर रहे हैं, योगा 12, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या आप मुझे ये लैपटॉप बेचेंगे? मेरी बातों पे गौर करना है, मेरी उर्दू की स्टेटमेंट पे गौर करना है। ईमान मेरे पास आई हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि सर मुझे आपका ये लेनोवो 12 योगा 12 लैपटॉप बहुत पसंद है, इसमें राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो क्या आप मुझे ये लैपटॉप बेचने को तैयार हैं? क्या आप मुझे ये लैपटॉप बेचेंगे? और मैंने उनसे कह दिया, जी हाँ मैं आपको ये लैपटॉप बेचने को तैयार हूं। ईमान ने मेरे से पूछा कि सर कितने पैसे? मैंने ईमान से कहा कि ये मैं आपको सेल आउट करूंगा 45,000 रुपीज के अंदर। मार्केट प्राइस 50,000 है, आप जो कि मेरे स्टूडेंट रह चुके हो, तो मैं आपको 45,000 रुपए में सेल आउट कर दूंगा। ईमान ने कहा सर ठीक है, ये रहा कैश। मेरे पास कैश आ गया और मैंने ईमान को लैपटॉप दे दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? बताइए, क्या ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन हुई? क्या मेरे और ईमान के बीच में एक कमर्शियलिज्म देखा गया? भाई मैंने ईमान को लैपटॉप दिया, उसके बदले ईमान ने मुझे पैसे दे दिए। जब आप कोई दुकान पे जाते हैं, लेट्स सपोज आप जाते हैं चीनी खरीदने के लिए, तो दुकान वाले को आप 100 रुपया देंगे, वो 100 रुपए के बदले वो आपको 1 किलो चीनी पैकेट में डाल के दे देगा। दिस इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन। आपने पैसे दिए, उसने आपको एक चीज इन रिटर्न दे दी। ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, हमने कहा देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स, ठीक है। अब मैं भी खामोश हूं, ईमान भी खामोश है। जब दोनों पार्टीज आपस में खामोश होंगी तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा? ईमान ने सोचा है कि मैं सर से लैपटॉप परचेज कर लूं, तो क्या ईमान ने बढ़ चढ़ के मुझे आके बताया है कि सर मैं लैपटॉप परचेज करना चाहती हूं आपसे? जी बताइए, क्या ईमान ने मुझे बताया है, क्या ईमान ने मुझे कम्युनिकेट किया है कि सर मैं आपसे लैपटॉप परचेज करने में इंटरेस्टेड हूं?
जी, ईमान ने तो मुझे कम्युनिकेट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जब एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना होता है, जब एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना होता है, तो वो सबसे पहले दूसरी पार्टी को अपनी बात पहुंचाता है, दूसरी पार्टी तक अपनी बात पहुंचाएगा, दूसरी पार्टी तक अपनी नीयत पहुंचाएगा, अपनी विलिंगनेस पहुंचाएगा, दूसरी पार्टी तक अपनी विलिंगनेस पहुंचाएगा कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता हूं, मैं आपके साथ ये ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, बताएं आप करेंगे या नहीं करेंगे। जब तक एक पार्टी दूसरी पार्टी को ये नहीं बताएगी, तो दूसरी पार्टी को तो इल्हाम नहीं ना होना कि पहली पार्टी मेरे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, जब तक पहली पार्टी उसको बताएगी नहीं। तो जो फर्स्ट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कहते हैं ऑफरर। क्या कहते हैं? ऑफरर, OFFEROR, या इसको हम प्रोपोजर भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजर, ऑफर या प्रोपोजर। ये वो शख्स है जिसने सबसे पहला स्टांस लिया है, इसने बढ़ चढ़ के दूसरी पार्टी तक अपनी नीयत कम्युनिकेट की है, अपनी विलिंगनेस उसको बताई है कि सर मैं आपके साथ ये ट्रांजैक्शन करना चाहती हूं। When one person, अब तो देखिएगा, when one person यानी कि ईमान signifies to another, another कौन है? मैं। जब ईमान ने मुझे सिग्निफाई किया, मुझे अपनी नीयत बताई, अपनी इंटेंशन बताई, कम्युनिकेट की, his willingness to do something, कुछ करने की नीयत, लैपटॉप परचेज करने की नीयत, with a view, with a view, और ये चाहती है कि मैं उसको बताऊं कि मैं ये चीज करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। अदर पार्टी कौन सी है? तो जो बंदा फर्स्ट ट्रांस पे है, जिस बंदे ने ये बात सबसे पहले शुरू की है, जो बंदा ट्रांजैक्शन में एंटर होना चाहता है, उसको हम कहते हैं, ये कौन है? ये ऑफरर है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजर, प्रोपोजर, या आप इसका दूसरा नाम ऑफरर यूज करेंगे। तो इस केस में मैं, जरा मुझे बताइए सोच के, ऑफरर कौन है, ईमान या मैं? ऑफरर कौन है? ट्रांजैक्शन शुरू कौन कर रहा है, इनिशिएट कौन कर रहा है? ईमान। सर आप तो ऑफरर कौन होगा? ईमान। जी बताइए। जी जी। तो ईमान ने फर्स्ट स्टेप लिया, ईमान ने सिग्निफाई किया, अपनी नीयत मेरे तक आके पहुंचाई कि सर आई वांट टू परचेज दिस लैपटॉप, आप बताएं यस या नो। तो अब बॉल मेरे कोर्ट में आ गई है, ईमान का सवाल मेरे पास आ गया, ईमान ने अपना सवाल मुझे फेंक दिया, मुझे कम्युनिकेट कर दिया। अब मैं उसको यस करूंगा या नो करूंगा? क्या मेरे पे वाजिब है उसको हमेशा यस करना? क्या मेरे पे वाजिब है कि मैं हमेशा किसी के भी ऑफर को यस कर दूं? मेरे पे ये वाजिब नहीं है। मैं एक शख्स हूं, मैं अपने फैसले खुद लूंगा, मैं या तो यस करूंगा या नो कर दूंगा, या मैं यस करूंगा या मैं नो कर दूंगा। अगर मैं यस करूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी ऑफर, सॉरी, मेरे पास जो ऑफर आई वो मैंने कबूल कर ली, मेरे पास जो ऑफर आई वो मैंने कबूल कर ली। ईमान ने मुझे ऑफर की, मैंने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। और अगर मैं इनकार कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ऑफर जो ईमान ने की थी उसको मैंने कबूल नहीं किया, तो किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट शुरू ही नहीं हुआ, एक चीज शुरू ही नहीं हुई। और अगर मैंने कबूल कर लिया तो फिर हम बाकी चीजों के ऊपर गौर करेंगे कि और कौन कौन से एसेंशियल्स पूरे होने चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बने। तो एक तरफ ऑफर हो रही है और एक तरफ मैं उसको या एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट कर लूंगा। अगर मैंने एक्सेप्ट कर ली, इट मींस के ऑफर मेरे पास आई, मैंने कबूल कर ली, इसको हम कहते हैं ये प्रॉमिस बन गया। ये क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए ना कुछ स्टेप्स पहले पार करने पड़ते हैं। तो स्टेप 1 इज प्रॉमिस। स्टेप 1 क्या है? प्रॉमिस। ऑफर,
प्लस एक्सेप्टेंस, ये इक्वेशन याद कर लीजिएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ईमान ने ऑफर की, मैंने कबूल कर ली, ये हमारे दरमियान एक वादा हो गया, एक प्रॉमिस हो गया, एक प्रॉमिस हो गया। When the person to whom the proposal is made, किसको प्रपोजल की गई है? उसामा को। तो when the person, कौन सा पर्सन? मैं। जब उसामा को प्रपोजल की गई और उसने उस प्रपोजल के ऊपर अपनी असेंट दे दी, असेंट कहते हैं रजामंदी, असेंट कहते हैं किस चीज को? रजामंदी को। मैंने रजामंदी दे दी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैंने रजामंदी दे दी या मैंने एक्सेप्ट कर ली। The proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट होती है तो वो प्यारे बच्चों क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक प्रॉमिस। वो क्या बन जाता है? एक प्रॉमिस। तो प्रपोजल आई, कबूल कर ली, प्रॉमिस हो गया। प्रपोजल का दूसरा नाम क्या है? ऑफर। ऑफर आई, कबूल कर ली, एक्सेप्ट कर ली, तो क्या बन गया? प्रॉमिस। जो बंदा प्रपोजल कर रहा है यानी कि ईमान, वो प्रॉमिसर कहलाएगा या ऑफरर कहलाएगा या प्रपोजर कहलाएगा? आप इसको प्रॉमिसर भी कह सकते हैं, प्रपोजर भी कह सकते हैं, ऑफरर भी कह सकते हैं। और जिसने कबूल कर ली, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल यानी कि उसामा, is called promisee, offeree या proposee। तो promisee और ऑफरी, आपने ये दो नाम याद रख लेने हैं, promisee या ऑफरी। और पहली पार्टी कौन सी है? या promiser होगा या ऑफरर होगा। यहां तक मुझे बताइए कोई सवाल इन दो बातों में? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। क्या ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि प्रपोजल क्या है और प्रॉमिस क्या है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, ऊपर हमने एक बात स्किप की थी, मैं उस बात को जरा पहले हाईलाइट करूंगा। हमने कहा था विलिंगनेस टू डू, अगली बात हम लोग स्किप कर गए थे, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। क्या कभी ऐसा होता है कि हम किसी को पैसे दें और पैसे देके कहें कि तुमने ये काम नहीं करना? कोई एक मिसाल दे सकते हैं कि काम ना करने के पैसे दिए जाए? कोई एक मिसाल देने में आती है? काम ना करने के पैसे। सर जैसे हम लोग गार्ड वगैरह को पैसे देते हैं क्योंकि वो सोए ना सिक्योरिटी के लिए। क्या बात, बहुत खूबसूरत मिसाल आ गई। सिक्योरिटी गार्ड्स को, चौकीदार को पैसे क्यों दिए जाते हैं? कि उन्होंने सोना नहीं होता। बेसिकली हम उनको पैसे दे के कहते हैं कि तुमने अपनी नींद नहीं लेनी, हम तुम्हें ना सोने के पैसे दे रहे हैं, हम तुम्हें ना सोने के पैसे दे रहे हैं। कोई और मिसाल अगर आप लोग देना चाहें? कोई और मिसाल देने में आती है? ये वैसे मिसाल आइडियल है, मगर मैं चाहता हूं कि आप कोई और भी मिसाल जरा सोचें। पैसे दे रहे हैं कि तुमने ये काम नहीं करना। कोई मिसाल देने में आती है? चलो मैं बता देता हूँ। कभी कभी इस तरह होता है कि अगर आपने किसी टीचर को अपने कॉलेज में रिटेन करना हो ना, उसको ऑफर आई हो दूसरे कॉलेज में जाके पढ़ाने की, तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के कहते हैं कि भाई तुमने सिर्फ हमारे पास पढ़ाना है, दूसरी जगह पे जाके नहीं पढ़ाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसको पैसे तो पे कर रहे हैं, मगर किस काम के लिए पे कर रहे हैं? कि भाई तुमने सिर्फ मेरे पास टीच करना है, दूसरे कॉलेज में जाके नहीं पढ़ाना। तो उसको ना पढ़ाने के पैसे हम लोग पे करते हैं, हम लोग उसको ना पढ़ाने के पैसे पे कर रहे होते हैं। फिर एक और मिसाल जो कि पाकिस्तान में तो नहीं देखी जाती, मगर पुराने वक्तों में ये होती थी, हिंदुओं में काफी होती है। हिंदुओं में ना एक कॉन्सेप्ट होता है शादी ना करना, यानी कि वहां पे पैसे दे के अगले बंदे की मैरिज को रुकवाया जाता है कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, बस तुमने शादी नहीं करनी। ये वहां पे होता है, ये वहां का एक रिवाज भी है।
तो दो बातें हैं। सबसे पहली बात, प्रपोजल और प्रॉमिस। प्रपोजल क्या है? ऑफर। और प्रॉमिस कब बनता है? जब वो ऑफर कबूल कर ली जाए। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट, जब एक बंदे ने दूसरी पार्टी तक अपनी बात पहुंचा दी कि मैं ये करना चाहता हूं, क्या तुम करोगे, और दूसरी पार्टी ने उसको मनोअन कबूल कर लिया, मैंने वर्ड यूज किया मनोअन, विदाउट एनी कंडीशन, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रॉमिस। एक और मिसाल कर लेते हैं। सहर मेरी बात सुन रही होंगी, सहर ने अलीम से कहा कि क्या तुम मेरे साथ समोसे खाने चलोगे? अलीम ने कहा मैं तैयार हूं, समोसे खाने चलते हैं। मुझे बताइए इसमें ऑफरर कौन है? सहर ऑफरर है। अच्छा, ऑफरी कौन है? अलीम ऑफरी है। ये प्रॉमिस किस चीज को लेके है? समोसे खाने को लेके है। कि एक बंदा कह रहा है कि क्या तुम मेरे साथ समोसे खाने चलोगे, और दूसरे बंदे ने कहा जी मैं बिल्कुल हाजिर हूं, बिल्कुल चलेंगे। तो एक बंदे ने ऑफर दी, दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट कर ली। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनके दरमियान एक प्रॉमिस हो गया? क्या मैं इनके दरमियान ये प्रॉमिस का वर्ड यूज कर सकता हूं कि दोनों पार्टीज ने मिलकर एक वादा कर लिया? ऑफर हुई, एक्सेप्ट हुई, प्रॉमिस बन गया। ऑफर किसने की? सहर ने। एक्सेप्ट किसने किया? अलीम ने। तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, तब वो ऑफर कन्वर्ट होके, इवॉल्व होके क्या बन गई? प्रॉमिस बन गई। याद एक बात समझ आती है? अच्छा, मुझे ये बताइए, कल को अगर सहर समोसे ना खिलाए अलीम को, सहर ने कहा समोसे खाने, अलीम ने कहा ओके, मगर कुछ टाइम के बाद सहर को घर से जरूरी कॉल आ गई और सहर अपने घर वापस चली गई। अलीम बेचारा उन समोसों की राह तकता ही रह गया। तो मुझे ये बताइए, क्या अलीम उस सहर के खिलाफ अदालत में जा सकता है कि जी इन्होंने मुझे समोसे खिलाने थे तो इन्होंने मुझे समोसे नहीं खिलाए, तो लिहाजा मैं इनके ऊपर केस करता हूँ और अदालत से रिक्वेस्ट है कि मुझे समोसों के बदले डैमेजेस दिए जाए? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सहर लीगली बाउंड नहीं है। सहर लीगली बाउंड नहीं है। चलिए बताइए, एक बंदा लीगल कब बाउंड होगा? एक बंदा कब लीगली बाउंड हो सकता है? सर कब? जब कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ये कमर्शियल नहीं था। सर जब रिटर्न या ओरल जब जी बताएं। सर जब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो तभी किया जा सकता है। एग्जैक्टली ये जो समोसे खाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तो है ही पहली बात। समोसे खाने की जो बात हुई है ना, ये एक सोशल प्रॉमिस, सोशल समाजी प्रॉमिस। इस पे आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। इस पे आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। अच्छा चलिए ये मुझे बताइए, समोसे कौन खिला रहा है? सहर। किसको खिला रहा है? अलीम को। तो वैल्यू किसको मिल रही है, सहर को या अलीम को? वैल्यू किसको मिलेगी, सहर को मिलेगी या अलीम को मिलेगी वैल्यू? ये बताइए, किसको वैल्यू मिल रही है, किसको चीज मिल रही है, सहर को या अलीम को? सर अलीम को। अलीम को। उसको मिलेंगे समोसे खाने को। क्या इन रिटर्न सहर को कुछ मिल रहा है? क्या इन रिटर्न अलीम इसके बदले कुछ सहर को दे रहा है? नहीं दे रहा, कुछ सहर को नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ इन रिटर्न मिलना चाहिए। जिस तरह अगर मैं आपसे फर्स्ट मिसाल की बात करूं, ईमान और लैपटॉप। ईमान को लैपटॉप मिलना था और मुझे उस लैपटॉप के बदले पैसे मिलने थे। तो ईमान को जो वैल्यू ट्रांसफर होनी थी वो लैपटॉप की होनी थी या मोबाइल की होनी थी,
और मुझे क्या मिलना था इन रिटर्न? नोट, करेंसी, पैसे, 45,000 रुपया। ये जो वैल्यू ट्रांसफर हो रही है ना एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, ये जो चीज ट्रांसफर हो रही है, मैंने लैपटॉप ट्रांसफर किया, उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफर किए, इसको हम प्यार से कहते हैं कंसिडरेशन। इसको हम प्यार से कहते हैं कंसिडरेशन। ये पॉइंट लिख लें, इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। इट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में, जो समोसे वाला प्रॉमिस है, इसमें दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिली है? नहीं मिली। अगर इस प्रॉमिस के अंदर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिले तो ये प्रॉमिस इवॉल्व होके बन जाता है एग्रीमेंट। ये प्रॉमिस इवॉल्व होके बन जाता है एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस and every set of promise forming the consideration for each other is called an agreement. Is called an agreement. सहर ने अलीम से कहा मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगी, अलीम ने कहा वेरी गुड, मैं तुम्हें इसके बदले बोतल पिलाऊंगा। तो एक बंदे को समोसे और एक बंदे को बोतल, दोनों को कंसिडरेशन मिल गई, दो बंदे भी हैं। तो अब ये चीज प्रॉमिस से कन्वर्ट होकर क्या बन गई है? एग्रीमेंट। एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, और दोनों को कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है। एक को समोसे मिल रहे हैं और एक को उसके बदले बोतल मिल रही है या पैसे मिल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कब बना? जब दोनों पार्टीज को कोई ना कोई कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है। दोनों पार्टीज को कोई ना कोई कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है। हमने इस वर्ड के ऊपर तफसीली बहस करनी है चैप्टर नंबर 3 के अंदर जाके। चैप्टर 3 में वर्ड कंसिडरेशन पे डिबेट करेंगे, खुल के बोलेंगे, मगर अभी के लिए बस इतना समझ लें कि कंसिडरेशन क्या है, इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है। जैसे मुझे लैपटॉप बेचने पे क्या मिलेगा? पैसा। वो पैसा मेरे लिए क्या है? कंसिडरेशन। उन्होंने पैसे खर्च किए, उनको इन रिटर्न क्या मिला? लैपटॉप। तो लैपटॉप उनके लिए क्या है? कंसिडरेशन। जी, यहां तक मुझे बताइए, बात समझ आती है? क्या वर्ड प्रपोजल, प्रॉमिस और एग्रीमेंट समझ आया? क्या वर्ड प्रपोजल, प्रॉमिस और एग्रीमेंट क्लियर है? ठीक है। अब इस एग्रीमेंट को कन्वर्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मेरा और ईमान का वही एक कॉन्ट्रैक्ट लैपटॉप वाला। हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 10 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, ये एग्रीमेंट पूरा करेंगे। 10 तारीख आ गई, ईमान ने मुझे कॉल किया, सर वो लैपटॉप। मैंने कहा वो लैपटॉप तो मैं आपको नहीं बेच सकता, और मैंने अपना इरादा बदल लिया। अब मैं वो आपको लैपटॉप नहीं बेच सकता। ईमान डेफिनेटली गुस्से में आ गई, और ईमान चली गई कोर्ट, और जाके कोर्ट का दरवाजा नॉक किया और कहा कि सर उसामा ने मुझे वादा किया था, उन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस किया था, उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि वो मुझे अपना लैपटॉप 45,000 रुपए के हिसाब से बेचेंगे। आज 10 तारीख है, आज जब मैं उनसे लैपटॉप मांग रही हूँ तो मुझे लैपटॉप नहीं दे रहे। अदालत से दरख्वास्त है कि वो ये कॉन्ट्रैक्ट, वो ये एग्रीमेंट पूरा करवाए। अदालत एक सवाल पूछेगी कि ईमान, क्या तुमने इसको किसी लीगल कागज पे लिखवाया था? क्या तुमने इसको किसी लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइप करवाया था? क्या सर उसामा के साइन तुमने लिए थे? क्या सर उसामा ने उस कागज के ऊपर अपना अंगूठा लगाया था? ईमान कहेगी बिल्कुल भी नहीं। तो कोर्ट कहेगी कि ए ईमान, जब तुमने ये काम नहीं किए तो हम उसामा को लीगली बाउंड नहीं कर सकते कि वो तुम्हें अपना लैपटॉप बेचे। वो मुझे लीगली बाउंड नहीं कर सकते। क्यों? ईमान के पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई लीगल एविडेंस ही नहीं है, मेरी कोई राइटिंग ही नहीं है, मैं लीगली बाउंड हूं ही नहीं, मुझे पकड़ा ही नहीं जा सकता, इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं किया जा सकता। तो अगर
इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं किया जा सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही खत्म हो जाएगा, वो एग्रीमेंट की स्टेज पे ही खत्म हो जाएगा। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त बनता है जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जब लॉ दोनों पार्टीज को इन्फोर्स करा सके कि तुम दोनों ने अपना ये काम पूरा करना। जब तक ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, अदालत किसी भी पार्टी को पकड़ के उसकी रेलेवेंट परफॉर्मेंस नहीं ले सकती। हाँ, कब ले सकती है? जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो और जब दूसरी पार्टी लीगली बाउंड हो। जब दूसरी पार्टी क्या हो? लीगली बाउंड। उस वक्त हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना, अदरवाइज वो क्या है? सिर्फ एक एग्रीमेंट। तो सर, प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये चारों वर्ड्स क्लियर हैं? आप 2 मिनट लें, स्क्रीन पर जितना कुछ लिखा हुआ है एक दफा पढ़ लें, कोई मसला है तो पूछें। मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट में जल्दी से इसको रिवाइज कर लें। स्क्रीन के ऊपर जो जो कुछ लिखा आ रहा है, क्या ये सारी बातें क्लियर है कि प्रपोजल क्या होती है, प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? प्रपोजल क्या है? एक बंदा ऑफर देता है दूसरे बंदे को इस नीयत के साथ कि वो हाँ करेगा या ना करेगा, और अगर अगला बंदा हाँ कर दे, इट मींस के प्रॉमिस हो गया। अगर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल गई है तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा, और ये एग्रीमेंट कब कन्वर्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट में? जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ये जितना कुछ लिखा हुआ है जरा एक दफा जल्दी से उसको पढ़ लें ताकि हम नेक्स्ट बात की तरफ मूव ऑन करें। जल्दी से इसको रीड करें। प्रपोजल, प्रॉमिस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। आज की क्लास में आपकी बेस बनेगी और इसी क्लास के ऊपर हम लोगों ने बाकी चीजों को बिल्डअप करते जाना। किसी भी बात की समझ नहीं आएगी पूछ लें, कोई बेसिक से बेसिक बात भी होगी ना समझ नहीं आ रही होगी, आपने शर्माना नहीं है। इवन अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि ऑफरर कौन होता है, आपने वो भी मेरे से पूछ लेना, तो कभी भी घबराना नहीं है। मुझे बताइए, क्या ये चारों बातें क्लियर हैं? 2 मिनट लें, इसको रिवाइज कर लें, जल्दी से पढ़ लें। जी, डन। आगे चलें। आगे इन्हीं सारी बातों को ना एक फ्लो चार्ट में रखा हुआ है। हैव अ लुक एट दिस। सबसे पहला स्टेप क्या था? एक प्रपोजल। इसका दूसरा नाम क्या था? ऑफर। एक ऑफर आई, अगर ये ऑफर कबूल होती है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये ऑफर अगर कबूल की जाती है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। इस प्रॉमिस ने अगर इवॉल्व होना हो एग्रीमेंट के अंदर तो क्या चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी? दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन फॉर बोथ पार्टीज। कंसिडरेशन फॉर बोथ पार्टीज। और इस वर्ड के ऊपर तफसीली डिबेट होगी चैप्टर नंबर 3 में जाके, वहां पे आपको मजीद इसके बारे में पता चलेगा। बट फॉर द वेरी स्टार्ट आपने माइंड में रखना है कि दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। एक बंदे को कुछ मिलेगा तो दूसरे बंदे तक कुछ पहुंचेगा। और अगर इस वर्ड एग्रीमेंट ने कन्वर्ट होना है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो क्या होनी चाहिए? एनफोर्सेबिलिटी या लीगल ऑब्लिगेशन। कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिससे अदालत परफॉर्मेंस क्लेम कर सके या दूसरे बंदे को पेनल्टी डैमेजेस चार्ज कर सके। तो एग्रीमेंट को अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में चेंज करना है तो आपको एनफोर्सेबिलिटी का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, आपको लीगली बाउंड करना पड़ेगा। और लीगली बाउंडनेस नॉर्मली आप जो स्टाम्प पेपर होता है ना,
उसके थ्रू कर रहे होते हैं। जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है ना, आपने गवर्नमेंट के कानून का किसी कागज पे करना है, नॉर्मली इसको स्टाम्प पेपर कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, ये बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। वो कहते हैं पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस इन। जब डिफॉल्ट होता है, जब कोई पार्टी बैकआउट करती है, जब कोई पार्टी ब्रीच करती है ना, तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जाके डैमेजेस पेनल्टी क्लेम कर सकती है, मगर कब? जब उसके पास ये इसका एविडेंस मौजूद हो, जब उसके पास इसका एविडेंस मौजूद हो। एम आई क्लियर? एम आई क्रिस्टल क्लियर? क्या अभी तक ये सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बिल्ड हो गए? जी मुझे बताइए, ये सारी बातें क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, आज की हमारी आखिरी बात। प्रॉमिस ये दो तरह से होता है, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड। एक्सप्रेस प्रॉमिस भी होता है और इम्प्लाइड प्रॉमिस भी होता है। वर्ड एक्सप्रेस हम लोग यूज करते हैं जब प्रोपोजल और एक्सेप्टेंस इन वर्ड्स की जाए, चाहे वो बोल के हो चाहे वो रिटर्न हो, इशारों में नहीं, जबान से कुछ बोला जाए या हाथों से लिखा जाए, तो वो कहलाती है एक्सप्रेस प्रोपोजल या एक्सप्रेस प्रॉमिस। अगर आपने प्रोपोजल या एक्सेप्टेंस लिख के की है, बोल के की है, इट मींस कि ये एक्सप्रेस है। ये देखें, हैंड रिटन होना चाहिए या बोल के होना चाहिए, ये कहलाती है एक्सप्रेस। अब जो मेरा और शहर के दरमियान एग्रीमेंट हुआ, प्रॉमिस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो बोल के हुआ, वो बोल के हुआ, वो टू वे हुआ। मैंने बोला, उसने भी बोला, या मैंने लिखा और उसने बोला, कुछ भी इशारों में नहीं। हाँ, अगर इशारों में हो, ना रिटन हो ना ओरल हो, इशारेबाजी में हो रहा हो, तो वो फ्रॉम एक्शंस हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड प्रॉमिस। उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड प्रॉमिस। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं उसको? इम्प्लाइड प्रॉमिस। तो प्रॉमिस दो तरह से है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस इज in the form of words, or words can be oral and it can be written, और implied क्या है? other than the words, और other than the words से मुराद क्या है? actions। मैं एक आपको मिसाल दूंगा। आप लोग गाड़ी में जा रहे हैं और इशारे पे खड़े हो गए, सामने से एक बच्चा आता है और आगे आपकी गाड़ी का शीशा साफ करना शुरू कर देते हैं, और आप उसको कुछ नहीं कहते। क्या आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया, या ऐसे कर दिया? अब मेरा आपसे सवाल है, इस सिनेरियो में ऑफरर कौन है? इस सिनेरियो में ऑफरर कौन? आप? सर जो बच्चा वो आ रहा है जो गाड़ी बच्चा का शीशा आया साफ। और उसने गाड़ी के शीशे को साफ करना शुरू कर दिया, उसने ऑफर कराई कि क्या मैं आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर दूं? उसने ऑफर कराई है कि क्या मैं आपकी गाड़ी का शीशा साफ कर दूं। दिस इज कॉल्ड ऑफर। मेरा खामोश रहना, मेरा थम्स अप करना, मेरा ऐसे सर हिलाना या आंखों से ओके कहना, क्या ये मेरी एक्सेप्टेंस है या रिजेक्शन है? सर एक्सेप्टेंस। ये मेरी एक्सेप्टेंस है। अच्छा, अगली बात, क्या दोनों पार्टीज को कोई कंसिडरेशन ट्रांसफर हो रही है? यस मुझे क्या मिल रहा है? मेरे लिए बेनिफिट क्या है? मेरे लिए वैल्यू क्या है? सर वो सर, नीट कर रहा है। गाड़ी साफ हो जाएगी और उसको मैं उसके बदले में पैसे दूंगा। मेरे लिए वैल्यू ये है कि मेरी गाड़ी का शीशा साफ हो रहा है। ये वैल्यू किसको मिल रही है? मुझे। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अच्छा, मैं कौन हूं? ऑफरर या ऑफरी? ऑफरी। मैं ऑफरी हूं। और जो बच्चा सामने खड़ा हुआ है वो कौन है? ऑफरर या ऑफरी? ऑफर। ऑफर। वो ऑफरर है। उसने ऑफर कराई है, मैंने कबूल कर ली, और उसको मैंने पैसे पे करने हैं, उसने मेरी गाड़ी का शीशा साफ कर देना। क्या ये प्रॉमिस है या ये एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट सर। ये क्या है? ये एग्रीमेंट है।
ये एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। 2 लोग हैं, एक ऑफरर है, एक ऑफरी है। क्या कबूल हो गई है? हो गई है। क्या दोनों को कंसिडरेशन मिल रही है? सर मिल रही है। ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। अच्छा, अचानक से शीशा कह रहा हूँ, इशारा खुलता है और मैं फटाफट गाड़ी निकाल के भाग जाता हूँ। उसको मैंने पैसे नहीं दिए, क्या ये एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बना था? नो सर। ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था। क्या मैं लीगली बाउंड हूँ उसको पैसे पे करने के लिए? नहीं सर। मैं बिल्कुल भी लीगली बाउंड नहीं हूँ। क्या वो मेरे खिलाफ अदालत में जा सकता है कि इनका मैंने गाड़ी का शीशा साफ किया था तो काइंडली मुझे इनसे पैसे रिकवर करवा के दें? नहीं सर। नहीं जा पाएगा। अदालत क्या मांगेगी? एविडेंस एविडेंस। एविडेंस मांगेगी, सबूत मांगेगी, जो कि उस बच्चे के पास नहीं होगा। अनलेस के वो सीसीटीवी इमेज निकाल के ले आए कि जी ये हुआ था, तब तो फिर उनको मानना ही पड़ेगा। तो क्या ये कभी हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं बना। क्यों? इन्फोर्सेबिलिटी का ऑप्शन बिल्कुल ही सिरे से गायब था। क्या ये बातें क्लियर हो गई सबको? क्या ये सारी छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इम्प्लाइड किसे कहते हैं, एक्सप्रेस किसे कहते हैं? आर दीज लिटिल थिंग्स क्लियर? आर दीज शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर टू एवरीवन? सर लेकिन इम्प्लाइड प्रोमिसेस में इस तरह तो बहुत से लोग एग्रीमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे क्योंकि एविडेंस नहीं होगा। एग्जैक्टली। होता वाला क्या है, जब आप लोग एक इम्प्लाइड प्रॉमिस करते हैं ना, तो वो मौके पे पूरा हो जाता है। एक मैं मिसाल देता हूँ। आप खड़े हो बस स्टेशन के ऊपर या बस स्टैंड के ऊपर, उस रूट की, अब आपको पता है कि इस रूट पे जो गाड़ी आती है ना, वो इचरे से ट्रेवल करती है और डिफेंस तक जाती है। आप इचरे के स्टॉप पे खड़े हो, बस आके आपके पास रुकती है, ये बस का दरवाजा खुलता है, बस आपको ऑफर दे रही है कि आओ मैं जा रही हूं डिफेंस की तरफ। आप बस में एंटर होते हैं, बस का दरवाजा बंद होता है और बस आपको लेके चल पड़ती है। उतरने से पहले आप बस में किराया देते हैं, आपका स्टॉप आता है और आप उतर जाते हैं। यहाँ पे मुझे बताइए, क्या आपको आपकी वैल्यू मिल गई? मिल गई। क्या बस वालों को आपकी तरफ से किराया मिल गया? मिल गया। क्या बस वालों ने आके चीख के बोला कि हम वहां जा रहे हैं? नहीं। बस का आना, दरवाजा खुलना अपने अंदर क्या है? बस का आना और दरवाजा खुलना अपने अंदर क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? ऑफर। ऑफर। ये ऑफर है। मेरा चल के बस में जाना, व्हाट इज दिस? एक्सेप्टेंस। तो क्या ये एक्सप्रेस में हो रहा है या इम्प्लाइड में हो रहा है? इम्प्लॉयड। ये इम्प्लाइड में हो रहा है। बस का मुझे लेके जाना, मुझे बस का सफर करना, पैसे पे करना और वहां से उतर जाना, ये दोनों पार्टीज को क्या मिली? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली एग्रीमेंट बन गया। यस सर। ठीक है। बस में मैं जब एंटर हुआ तो मैंने टिकट परचेज की। वो जो टिकट मैंने परचेज की है, जो मैंने टिकट परचेज किया, उस पर लिखा होगा कि इस रूट की बस कैसे डिफेंस जा रही है, जिसका मैंने किराया भर दिया। और अगर बस मुझे रास्ते में रोक दे, रास्ते में उतार दे, तो क्या मैं वो टिकट अदालत के सामने एज एन एविडेंस रख सकता हूँ कि मैंने इनसे ये टिकट परचेज की थी? यस सर। तो यहाँ पे ये क्या है? लीगली बाउंड। अब वो बस वाले मेरे से किराया लेके लीगली बाउंड है कि मुझे उस स्टॉप तक छोड़ के आएंगे। Am I clear? यस सर। बात समझ आ गई? क्लियर जी, सर। कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? यहां तक ऑल ओके हो गया? जी, यहां तक ऑल ओके, डन हो गया, बेहतरीन हो गया। आपको आज जो बेसिक्स हैं वो कुछ समझ आए कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की, जरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि सर प्रपोजल किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं। जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करना चाहता है, वो फर्स्ट स्टेप लेता है
और जाके राब्ता करता है और कहता है कि यार मुझे शुरू करना है, बताओ तुम एग्री हो या नहीं। दूसरा बंदा अगर इनकार कर दे तो कहानी खत्म हो जाती है। अगर वो यस कर दे तो अब वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। उस प्रॉमिस में अगर दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रही हो तो वो क्या है, एग्रीमेंट। और अगर एग्रीमेंट में लीगली बाउंडनेस आ जाए तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। और हम लोगों ने कहा कि जो आपकी प्रपोजल होती है, जो ऑफर होती है, जो एक्सेप्टेंस होती है, जो प्रॉमिस होता है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये प्रॉमिस है, यानी कि ये ऑफर या एक्सेप्टेंस करने के बेसिकली तरीके हैं कि आप लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, या इशारेबाजी से भी कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आती है? सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक? जी, यस सर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे आपने बताना है कि यस और नो। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये लाइन ठीक है? एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने बोली है, ये स्टेटमेंट ठीक है? नो, नो सर, नो। यहाँ पे लिख देते हैं, एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। आपने कहा ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? क्यों गलत है? व्हाई इट इज फॉल्स? जब तक ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, सर अगर इसको लिखें एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट तो फिर ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एवरी एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉल्स है। रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको इस एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऐड करनी पड़ती है, लीगल बाउंडनेस ऐड करनी पड़ती है। हाँ, इसका वाइस वर्सा ठीक है। अगर मैं कहूं ना कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, तो ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब बना होगा, जब उससे पहले वो क्या था, एग्रीमेंट। एम आई क्लियर? यस सर। ये दोनों लाइंस का डिफरेंस समझ आता है प्यारे बच्चों? जी, क्लियर होगी बातें? जी सर। समझ आ गया? जी। ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगर आप आईकेएप की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आप आईकेएप की बुक खोलें, चैप्टर नंबर 2 में जाएं और उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ लें। गालिबन कुछ 303 एक पेज का होगा। हमने वो सारी बातें कवर करनी है। और अगर आप दूसरी बुक यूज कर रहे हैं मेड इजी वाली, तो चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट टॉपिक। तो आप कोई भी बुक इस्तेमाल कर लें, आपने पढ़ के आना है। कोई मसला मसाइल हो तो फौरन से पूछ भी लेना है। डन? चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें या चाहे आप क्लास में आके पूछ लें। हम इसी वीक में ना एक और सिलसिला स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट्स वाला। अब जिस तरह हमने आज पढ़ा है ना, तो शायद मैं आपको इसके 4-5 सवाल दूं, प्रैक्टिस सवाल, सिर्फ इन्हीं बातों के, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को मजीद रिफाइन करेंगे। डन? तो विद टाइम हम लोग इसको भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके हो गया जी? यहां तक क्लियर हो गया? जी बच्चा पार्टी, यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताइए ऑफरर कौन है, तो आप क्या बताएंगे उसको कि ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर करता है, प्रपोज करता है। जो प्रपोजल करता है, जो जो कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करना चाहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करना चाहता है। और क्या दूसरी पार्टी पे वाजिब होता है कि हमेशा उसको एक्सेप्ट करे? नहीं सर। एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? एक्सेप्ट करेगा तो प्रॉमिस बन जाएगा। तो क्या हर प्रॉमिस काबिल कबूल होता है? क्या हर प्रॉमिस काबिल कबूल होता है या उसे बैकआउट किया जा सकता है? सर किया जा सकता है। उससे बैकआउट किया जा सकता है। अच्छा, बैकआउट अगर मैं कर लूं तो क्या वो मेरे खिलाफ डैमेजेस, क्लेम्स वगैरह ले सकते हैं? नहीं सर। नहीं। क्यों? क्योंकि लीगल बाउंडिंग है ही नहीं।
एक प्रॉमिस को अगर कन्वर्ट करना हो कॉन्ट्रैक्ट में तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर एक तो जरूरी है कि वो एग्रीमेंट हो, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ उसमें कंसिडरेशन मिल रही हो, और दूसरा उसमें लीगल बाउंडेस भी आए और इन्फोर्सेबिलिटी भी हो लॉ की, तो फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट तरीका। बन जाएगा। आखिरी सवाल, ऑफर और एक्सेप्टेंस कितने तरीकों से की जा सकती है? 2 तो कौन से? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड एक्सप्रेस में क्या होता है? बाय सर जो बोलो वर्ड्स में होता है ऑरल या रिटन, वर्ड्स में होता है सर ऑरल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, लेकिन और इम्प्लॉयड जो implied होता है विच इज मेड अदरवाइज, जो भी इशारों से हो, एक्शन से इशारे हो। डन हो गया, बेहतरीन हो गया। विद दिस हम लोग आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ऑफर को स्टार्ट करना है, कल हम लोगों ने ऑफर और ऑफर की तमाम बातों के ऊपर बात करनी है, ठीक है जी। तो आज आपको ये समझ आया द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का डिफरेंस। डन डन हो गया, ठीक है जी। विल मीट टुमारो for more interesting examples and more interesting concepts. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।